हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम जैम 2022 एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक दो सीरीज दी हुई है एक्चुअली, एक टी और एक एस। ठीक है ना। तो जो टी है वो तो देखो अल्टरनेट है, वन माइनस प्लस, वो मतलब कि माइनस प्लस ऐसे चलता रहेगा अल्टरनेट वे में। लेकिन इसमें क्या है, पहले एक प्लस है, फिर दो नेगेटिव टर्म्स है, फिर प्लस, फिर दो नेगेटिव टर्म्स, है ना। मतलब कि तीन तीन के ग्रुप में दी हुई है टर्म्स, है ना। पहले ये फर्स्ट थ्री, फिर ये फर्स्ट थ्री, फिर ये फर्स्ट थ्री। ठीक है। देन करना क्या है, इसमें हमें टी और एस में रिलेशन बताना है। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले एस को ले लेंगे। एस इज वन माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय फोर प्लस वन बाय थ्री माइनस वन बाय सिक्स माइनस वन बाय एट एंड प्लस वन बाय फाइव माइनस वन बाय टेन माइनस वन बाय ट्वेल्व एंड सो ऑन। अगर हम इनको तीन तीन के ग्रुप में देखें सिर्फ, है ना, और इसको हम करें ऐड, वन माइनस वन बाय टू करेंगे तो क्या आएगा, वन बाय टू आ जाएगा, माइनस वन बाय फोर। ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली वन बाय थ्री माइनस वन बाय सिक्स करेंगे तो वन बाय सिक्स माइनस वन बाय एट आ जाएगा। एंड सिमिलरली वन बाय फाइव माइनस वन बाय टेन करेंगे तो वन बाय टेन माइनस वन बाय ट्वेल्व आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब अगर दोनों साइड दो से मल्टीप्लाई करते तो देन टू एस विल बी वन बाय टू माइनस वन बाय फोर क्या होगा। ओके, टू से मल्टीप्लाई करना है खाली, इनको नहीं ऐड करना। ठीक है ना। तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वन हो जाएगा, और टू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन बाय टू हो जाएगा, प्लस वन बाय थ्री माइनस वन बाय फोर प्लस वन बाय फाइव माइनस वन बाय सिक्स एंड सो ऑन। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये तो टी बन गया। अब इसको देखते हैं, तो ये बन गया टू एस इक्वल्स टू टी, क्योंकि ये तो टी की वैल्यू है। सो टू एस इक्वल टू टी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। एक्स एन रियल नंबर्स की कोई सीक्वेंस है। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसने एक सेट पी डिफाइन किया है। पहले इस पी को हमें क्या कहते हैं, समझना जरूरी है कि ये पी क्या कहना चाहता है। ठीक है। पी में वो सभी एन इकट्ठा किए हैं सच दैट एक्स एन इज ग्रेटर देन एक्स एम फॉर ऑल एम इन नेचुरल नंबर व्हेन एम इज ग्रेटर देन एन। कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री ऐसे करके कोई सीक्वेंस है, ठीक है, तो फोर चला जाएगा पी। अगर फोर पी में जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक्स फोर जो है बड़ा है बाकी सभी टर्म से, आगे वाली, यानी कि आगे वाली जितनी भी टर्म्स है ना, उन सब से बड़ा है एक्स फोर, तभी फोर पी में जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे कोई एक्स हंड्रेड है, और ये जो एक्स हंड्रेड है, पीछे पीछे से कोई लेना देना नहीं है, आगे वाली जितनी भी टर्म्स है ना उन सबसे बड़ा है ये, अगर तो हंड्रेड भी पी में चला जाएगा। ठीक है। तो जो भी नंबर पी में जा रहे हैं, इसका मतलब वो टर्म्स आगे वाली सभी टर्म्स से बड़ी है, अपने से आगे वाली से। ठीक है। तो ये तो हमें समझ आ गया पी, पी क्या कहना चाहता है। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर पी इनफाइनाइट है तो क्या होगा, फाइनाइट है तो क्या होगा। देखो, पहले देख लेते हैं अगर पी इनफाइनाइट है तो क्या होगा। अगर पी इनफाइनाइट है तो मान लिया पी में कोई एन वन जा रहा है, तो मैं पहले क्या कर लूँगा, एक्स एन वन बना लूँगा, एक एक्स एन वन एक टर्म ले लूँगा। फिर कोई एन टू जा रहा है मान लो पी में, तो मैं अगली टर्म क्या लूँगा, एक्स एन टू ले लूँगा। और एन टू इस तरह से लूँगा कि एन वन से बड़ा हो। ठीक है ना। एन वन, एन टू, एन थ्री जो ले रहा हूँ मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहा हूँ, और ले सकता हूँ क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है तो मुझे आराम से एक इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि देखो, एक्स एन वन क्या कह रहा था, एक्स एन वन जो था, मान लो यहाँ पे था एक्स एन वन, तो एक्स एन वन आगे वाली सभी टर्म से बड़ा था, और एक्स एन टू यहाँ पे कहीं आया, एक्स एन टू अपने आगे वाली टर्म से बड़ा है, तो इसका मतलब एक्स एन वन एक्स एन टू से तो बड़ा ही होगा ना। ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस बनेगी एक्स एन वन, एक्स एन टू, एक्स एन थ्री, एक्स एन फोर, ये जो सीक्वेंस बनेगी, ये क्या होगी, ये डिक्रीजिंग होगी, क्योंकि सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा, ऐसे छोटा या बराबर, है ना। तो ये मोनोटोनिक का मतलब होता है या तो बराबर या फिर छोटा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का, है ना। तो ये जो सीक्वेंस बनेगी ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बनेगी, और ये तो पी इनफाइनाइट सेट है, तो कभी ऐसे एन वन, एन टू, एन थ्री खत्म ही नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर पी इनफाइनाइट है तो एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस मिल जाएगी। ठीक है ना। तो
इसका मतलब सी करेक्ट हो गया, और सी करेक्ट हो गया तो डी को इनकरेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि डी इसका ऑपोजिट है। इन दोनों में से एक ही करेक्ट हो सकता है, ये कह रहा है मिलेगी, ये कह रहा है नहीं मिलेगी। तो अगर मिल रही है तो इसका मतलब डी करेक्ट, ओ सॉरी डी इनकरेक्ट। अब बात करते हैं जब पी फाइनाइट हो जाए। अगर पी फाइनाइट हो जाता है, मान लो एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक्स एन सीक्वेंस ले ली, 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, ऐसे है सीक्वेंस, ठीक है। अब इसमें पी क्या बनेगा, देखो हम पी में वो एलिमेंट आए, वो उस एलिमेंट का नंबर आएगा, मतलब कि ऑर्डर आएगा जिसके बाद जो एलिमेंट बड़ा है अपने बाद वाले सभी नंबर से, ठीक है। तो देखो पी इसमें एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो अपने बाद वाले सबसे बड़ा, मान लो हम अगर 3 की बात करते हैं, तो जो 3 है वो अपने बाद वाली सभी टर्म से बड़ा नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर का साइन है ना। तो 1 2 3 यानी कि ये जो थर्ड प्लेस है वो पी में नहीं जा सकता। ऐसे ही ये वाला 1 2 3 4 5 6 भी नहीं जा सकता पी में, है ना, क्योंकि छठे प्लेस पे जो नंबर है वो अपने बाद वाले सबसे बड़ा नहीं है ना, अपने बाद वाली सभी नंबर से, सभी सभी टर्म से बड़ा नहीं है। तो पी एम्प्टी हो गया, और एम्प्टी तो फाइनाइट होता है, ठीक है, एम्प्टी फाइनाइट हो गया। अब अगर मैं एक सीक्वेंस बनाऊँ, सब सीक्वेंस बनाऊँ सॉरी, 1 2 3 देन 3 देन 3 देन 3, ऐसा करके ये बनाया, तो ये तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली यानी कि अगर पी फाइनाइट हो गया, पी फाइनाइट है लेकिन तब भी एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल रही है, और ये कह रहा था कि नहीं मिलेगी, है ना, तो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब फाइनली रह गया ए को, और हमें चेक करना है कि इनकरेक्ट है या नहीं, क्योंकि मोर देन वन आंसर है, ठीक है। ओके, तो ए में हम क्या कर सकते हैं कि फिर से पी फाइनाइट है इसमें, ठीक है, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, क्या कहते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तो हमने जो लिया था उसमें मिल रहा था, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल था, है ना, जनरल हमें जनरली बताना है कि हर एक जब पी फाइनाइट होगा तो एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक ऐसा ले लेते हैं सीक्वेंस x1 x2 x3। अब इसमें p फाइनाइट है, ठीक है, यानी कि कुछ फाइनाइट टर्म्स हैं, मान लो कोई xn1 है, कोई एक फाइनाइट नंबर है जो अपने आगे वाले सभी नंबर से बड़ा है। फिर कोई xn2 है जो अपने आगे वाले सभी से बड़ा है, लेकिन ये फाइनाइट है, एक टाइम पे खत्म हो जाएगी ये बात, है ना। एक टाइम पे जब ये फाइनाइट जो p में जा रहे थे सारे जब खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद वाली जो टर्म्स होंगी ना, उसमें कोई भी टर्म ऐसी नहीं मिलेगी जो अपने आगे वाली सभी टर्म से बड़ी होगी, समझ रहे हो। देखो इसको थोड़ा मैं फिर से समझाता हूँ एक बार। x1 x2, मान लो कोई xn1 है जो अपने आगे वाली सभी टर्म से बड़ा है, कोई xn2 है जो अपने आगे वाली सभी टर्म से बड़ा है, लेकिन ऐसा फाइनाइट टर्म्स तक ही हो सकता है क्योंकि p फाइनाइट है, ठीक है। मान लिया एक बैरियर आ गया, फाइनाइट टर्म्स खत्म हो गई, अब उसके बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जो अपने आने वाली सभी टर्म से बड़ी हो। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई एक्स के लेता हूँ, तो मुझे इससे बड़ा कुछ ना कुछ आगे जरूर मिलेगा, ये सबसे बड़ा नहीं हो सकता अपने आने वालों से, है ना, क्योंकि पी फाइनाइट था। और ऐसे ही यहाँ पे कुछ लेता हूँ तो इससे बड़ा कुछ ना कुछ आगे मिलेगा, फिर ऐसे ही यहाँ से इससे बड़ा कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में बना पा रहा हूँ, बड़ा या बराबर, है ना, जरूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो, ऐसा नहीं, क्योंकि मोनोटोनिकली टर्म, मोनोटोनिकली वर्ड है ना यहाँ पे, इसलिए। तो इसका मतलब हमेशा ही मैं एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ पाऊंगा इसके आगे जो इससे बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। और ऐसा अगर मैं ढूंढ पा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं एक सब सीक्वेंस बना पाऊंगा जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, और सब सीक्वेंस बना पाऊंगा, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस विच इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, हेंस डी एंड बी आर इनकरेक्ट, ए एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसमें रीमान इंटीग्रल में इसको कन्वर्ट करना है, एक्चुअली समेशन को कैसे हम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ अ सिंपल थिंग। तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, ठीक है ना, इस फॉर्म में लेके आना है पहले तो इस समेशन को, जब इस फॉर्म में आ जाएगा देन वी कैन सिंपली डू दिस, ठीक है। देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, एन कॉमन लेके, 1/n कॉमन लेके इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें इसको हम सिंपली पहले ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद अंडर रूट n कॉमन ले लेंगे, तो इसमें भी 1/n कॉमन आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और जब हमें ये पता ही है और हमें ये फॉर्मूला भी पता है, तो फिर इसका इस्तेमाल करके ये जो पहला है ये तो बन जाएगा 0 to 1 x⁴ dx, और दूसरा जो है वो बन जाएगा 0 to 3, क्योंकि यहाँ पे 3n था,
0 to 3 1/√1 + x, ये बन गया। अब ये तो सिंपल इंटीग्रल है, इसको सोल्व करके लिमिट डाल दोगे तो आंसर आ जाएगा 2.20। ठीक है, इसमें देखो इसको हम मान लो इस समेशन को एस अज्यूम कर लें अगर, ठीक है, तो एस और इसको खोलें इस समेशन को, तो क्या बन रहा है, देखो एन को 1 डालता हूँ तो यहाँ तो 1 डिवाइड बाय 1 × 5 प्लस 1, सॉरी हाँ 1 डिवाइड बाय 5 × 9 प्लस 1 डिवाइड बाय, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है ये, 9 × 13, 9 × 13, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। 1 डिवाइड बाय 4n-3 × 4n+1, और ये आगे भी ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम इनमें 4 का डिफरेंस है ना, जैसे 5-1 में 4 का डिफरेंस है, 9-5 में 4 का डिफरेंस है, 13 माइनस इसमें 4 का डिफरेंस है। तो हम क्या कर सकते हैं, एस को हम लिख सकते हैं, देखो 1 है ना ऊपर, इसको 5-1 एक मिनट, हाँ इसको मैं 5-1 डिवाइड बाय 1 × 5 लिखूँ, प्लस 9-5 डिवाइड बाय 5 × 9 लिखूँ, प्लस अभी आपको समझ आ जाएगा थोड़ी देर में, 9 × 13 लिखें और ऐसे चलता रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, दिस माइनस दिस, यानी कि 4n+1 माइनस माइनस क्या हो गया, 4n+1 माइनस 4n-3 डिवाइड बाय 4n-3 इंटू 4n+1, ये हो गया। अभी इसको देखो हमने हर जगह ऊपर 4 लगा दिया ना, 5-1 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो इस पूरे को अगर 1/4 से डिवाइड कर दूँ तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हर जगह 4 लगाया था, 4 से डिवाइड भी कर दिया। अब देखो क्या होगा, अब ये होगा कि इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा 5/5 तो 1 हो जाएगा, -1/5 आ जाएगा, प्लस फिर इसको अलग अलग लिखेंगे तो 1/5 इधर आ जाएगा और प्लस 1/9 हो जाएगा, फिर प्लस 1/9 -1/13, ऐसे चलता रहेगा। फिर इसको भी अलग अलग लिखेंगे तो क्या बनेगा, प्लस 1/4n-3 और माइनस 1/4n+1 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। अब देखो जरा ध्यान से क्या होगा, अब ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, है ना, देखो क्या क्या बचेगा, एक तो फर्स्ट टर्म बचेगी 1/5 से 1/5 कैंसिल, -1/9 से +1/9 कैंसिल, ऐसे ही वो सब कैंसिल, यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी विच इज 1 - 1/4n+1, ठीक है, और इसमें ठीक है ना, ये बचेगा, और जो n अगर हमें समेशन क्या कहते हैं पूरा लेना है इन्फिनिटी तक, तो इसमें हमें क्या करना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करना होगा, है ना, s इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। अब इसमें जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा तो अंदर जो 1/4n+1 है वो 0 पे चला जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1/4 रह गया, ठीक है, एक मिनट, है ना, ये 0 पे चला जाएगा तो s क्या आ गया 1/4 यानी 0.25, ठीक है। इसमें हाँ, इसमें देखो क्या है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, और जो पावर सीरीज है वो थोड़ी अलग तरीके से दी हुई है ना, इसमें यूजुअली हम ये सोचेंगे कि किसी तरह से अगर हम इस फॉर्म में लिख पाएँ, ठीक है, तो हम फिर इस an पे वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं अपना वो निकालने के लिए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए, है ना, ये वाला, लेकिन ये इस तरह काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ ये जो an है ना, ये निकालना बहुत टफ हो जाएगा इस केस में, ठीक है ना, यू कैन ट्राई बट इट विल बी वेरी टफ, और तुम एक चीज़ और ट्राई कर सकते हो, इसको ओड और इवन टर्म्स को अलग अलग करके कर सकते हो, ठीक है, बट इसका एक सिंपल तरीका ये है कि इस तरह से कोई ए के डिफाइन करो, मतलब इसको पावर सीरीज की तरह मत देखो, इसको एक नॉर्मल सीरीज की तरह देखो सबसे पहले तो, ठीक है, और फिर एक ऐसा ए के डिफाइन करो कि उस ए के पे अगर मैं समेशन लेता हूँ k = 1 to ∞,
तो वो मुझे ये सीरीज दे दे। ठीक है, तो हम सीधा सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये देखो, ये एस है। अब एस को पहले तो इस तरह से डिफाइन किया। अब मैं जो ए के की बात कर रहा था, वो ए के को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अब हम के को 1 to इन्फिनिटी डालते हैं तो ये हमें ये वाली सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, और फिर इस ए के पे हम नॉर्मल अपना रेशियो टेस्ट लगा देते हैं, और रेशियो टेस्ट लगाने के बाद हमें ये मिल जाता है। और कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये 1 से कम होती है ये वैल्यू, ये एल के बराबर ही तो है, एल की वैल्यू तो है ये। जब एल 1 से कम होता है तो कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 3 आ गया, इसका मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, so these are the all questions from sequence and series from this exam, and thank you very much for watching.